कहानी की शुरुआत में हमें रिया नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पड़ी हुई थी। जब उसे होश आता है तो उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो कौन है और इस वक्त वो कहाँ पर है। बस जैसे तैसे करके वो उठती है और दरवाजा खोल करके बाहर जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है तब उसे दीवारों पर ढेर सारा खून लगा हुआ दिखाई देता है। जब वो थोड़ा सा और आगे जाती है तब उसे एक इंसान दिखाई देता है जो जमीन पर मरा पड़ा हुआ था। इसके बाद जब वो थोड़ा सा और आगे जाती है तब उसे एक और इंसान दिखाई देता है जो कि जमीन पर मरा पड़ा हुआ था। फिलहाल उसे नहीं पता था कि ये मरे हुए लोग कौन है, इसीलिए उसे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था कि ये लोग मर चुके हैं। दरवाजे को खोल करके जब वो बाहर आती है तब उसे कुछ और लोगों की बॉडी दिखाई देती है। बाहर आने के बाद जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तब उसे एक परछाई दिखाई देती है। वो परछाई भी रिया का नकल कर रहा था और कुछ समय के बाद वो गायब हो जाता है। अब कुछ समय के बाद रिया को मालूम चलता है कि वो किसी और प्लेनेट पर है और ये प्लेनेट कोई आम प्लेनेट तो नहीं लग रहा था। यह देख करके रिया को साफ पता चल जाता है कि वो इस वक्त पृथ्वी पर नहीं है। तभी उसे आसमान में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है, लेकिन उसे मालूम नहीं चल पाता कि आखिर वो क्या चीज है। कुछ समय के बाद रिया को बेचैनी होने लगती है और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगता है, इसीलिए वो फटाफट भागते हुए वापस से स्टेशन के अंदर आ जाती है। हालांकि जब वो स्टेशन के अंदर आ रही थी तब उसे बार बार कुछ दृश्य दिखाई दे रहा था। दरअसल ये सब कुछ रिया भूल चुकी है। धीरे धीरे करके उसे ये सब कुछ याद आ रहा था। अब इसी जगह पर सीन शिफ्ट होता है और हमें रिया और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। यहाँ पर रिया के काफी सारे दोस्त लोग थे और ये सभी लोग एक मिशन को पूरा करने का प्लान बना रहे थे। दरअसल अब पृथ्वी रहने लायक नहीं था, वहाँ की जो हवा थी वो जहरीली हो चुकी थी, इसीलिए बहुत सारे लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट करके दूसरे प्लेनेट पर भेजा जा रहा था। और इन सभी लोगों का मेन मकसद ये था कि ये लोग जिस भी प्लेनेट पर जाएं उस पर जीवन की खोज करें। मतलब कि इन लोगों का मिशन ही ऐसा ही था कि किसी दूसरे ग्रह को ढूंढ करके उसे पृथ्वी के जैसा बनाना, ताकि ये जो मनुष्य प्रजाति है ये खत्म ना हो पाए। और इसी मिशन पर रिया और उसके कुछ दोस्तों को भी भेजा गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम का माहौल देख करके साफ पता चल रहा है कि रिया के दोस्तों के साथ कुछ तो गलत जरूर हुआ है, क्योंकि रिया के सारे दोस्त मर चुके हैं, सिर्फ वही बची हुई है। और फिलहाल रिया को भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है और उसका मकसद क्या है, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी है। खैर अब प्रेजेंट टाइम में रिया स्टेशन के अंदर आकर के मेडिकेट बॉक्स में से एक पैच को बाहर निकालती है और उस पैच को वो अपने गले पर लगा लेती है। इस पैच की खासियत ये है कि अगर आपको घबराहट हो रहा है या फिर आपको बुखार है तो इसे लगाने से सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे कि इस वक्त रिया ने उसे लगाया, जिसकी वजह से उसे थोड़ा राहत महसूस होता है। ठीक हो जाने के बाद वो जाकर के फ्रेश होती है और फ्रेश हो जाने के बाद जब वो बाहर आती है तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है। दरअसल ये आवाज सिस्टम से आ रहा था जो कि कह रहा था कि स्टेशन के अंदर कोई दाखिल हो रहा है। रिया डर चुकी थी, इसलिए वो एक चाकू लेकर के जाके गेट पर खड़ी हो जाती है और वो जैसे ही अंदर आता है तो रिया उस पर हमला कर देती है। शुक्र था कि रिया ने उस पर चाकू से हमला नहीं किया। वो अपना हेलमेट उतारता है और रिया से कहता है कि मैं ब्रायन हूँ, मुझे पहचानो, हम एक ही क्रू से हैं। वो रिया को ये भी बताता है कि मैं ऑर्बिटर मॉनिटरिंग से हूँ, तुमने इमरजेंसी कॉल किया था, तुमने इमरजेंसी कॉल पर हमें बताया था कि हमारे क्रू पर हमला हुआ है। इसके बाद रिया उसे अंदर लेकर के जाती है और सारे क्रू मेंबर्स की लाश दिखाती है। इन सभी की लाश को देखने के बाद ब्रायन उससे पूछता भी है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ था, जिस पर रिया कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। खैर अब इसके बाद रिया इनकी बॉडीज को ढक देती है। इसी स्टेशन के अंदर MDS नाम करके एक बोट को भी रखा गया था। दरअसल इस बोट का काम था इंसान के शरीर में लगे जख्मों को ठीक करना, और अगर इंसान के शरीर के अंदर कोई चीज फ्रैक्चर है या फिर कुछ भी है तो वो उसे भी बता देता है। रिया के सर के पास चोट लगी हुई थी जिसे वो बोट पल भर में ठीक कर देता है। इसके बाद जब रिया अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए जाती है तब उसे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। उसे अपने सपने में अपने ही दोस्तों की छवि दिखाई दे रही थी और ये काफी डरावना भी था। थोड़ा रेस्ट करने के बाद रिया अपने सारे दोस्तों की बॉडीज को ला करके स्टेशन के बाहर छोड़ देती है। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इन्हें अभी पता नहीं था कि इन्हें स्टेशन के अंदर कितने समय तक रहना होगा और बॉडीज में से बदबू ना आए, इसलिए ये लोग बॉडीज को बाहर ले जाकर के छोड़ देते हैं। जब ये दोनों स्टेशन के अंदर थे तभी अचानक से स्टेशन के अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल था वो कम होने लगता है, जिसका मतलब ये था कि स्टेशन में कहीं छेद हुआ है, इसीलिए ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। रिया फटाफट अंदर जा करके उस छेद का पता लगा करके उसे बंद करने की कोशिश करती है। जब वो छेद को बंद करने की कोशिश कर रही थी तभी अचानक से अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है जो उसे पकड़ लेता है। वैसे बाद में रिया को मालूम चलता है कि ये तो बस उसका एक वहम था,
था। घबराहट और बेचैनी की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा था और यहाँ तक कि उसे बुरे बुरे सपने भी आ रहे थे। लेकिन भले ही ये सपना डरावना था, लेकिन ये असलियत थी। कहने का मतलब ये है कि रिया के साथ ये सब कुछ हो चुका है, बस उसे याद नहीं आ रहा है। हालांकि धीरे धीरे इन चीजों को देख करके उसकी यादें वापस आ रही हैं। अपने ही कमरे में उसे एक ड्रोन दिखाई देता है। जब वो ड्रोन को अच्छे से चेक करती है तब उसमें उसे एक वीडियो मिलता है और ये वीडियो उस समय का था जब रिया अपने दोस्तों के साथ इस प्लेनेट पर कुछ ढूंढ रही थी। तलाशी के दौरान इस प्लेनेट पर इन लोगों को एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। आखिर ये होल यहाँ पर क्यों है और इससे होता क्या है, इन सब के बारे में इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। इन्हें तो बस ये लग रहा था कि ये होल एलियन के होने का सबूत है। एक क्रू मेंबर एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसे होल में गिरा देता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो पत्थर वापस से लौट करके आता है और उसी के सर में जा करके लगता है। पत्थर की वजह से उसका हेलमेट टूट जाता है और उसका सर फट जाता है। उस होल में से बड़ा सा तूफान उठने लगता है, जिसे देख करके सारे क्रू मेंबर डर गए थे और इसी चीज की जानकारी रिया ने इमरजेंसी में भेजा था। इसलिए ब्रायन यहाँ पर आया था, लेकिन उसे आने में काफी वक्त लग गया क्योंकि जब तक वो आया तब तक सारे क्रू मेंबर मर चुके थे। वैसे रिया काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि ब्रायन को ये सब कुछ पता था, लेकिन उसने रिया को बताया नहीं। ब्रायन अपने सफाई में कहता है कि मैंने तुम्हें जानबूझ करके ये सब कुछ नहीं बताया क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं तुम्हें चुपचाप यहाँ से लेकर के जाना चाहता था। अगर तुम्हें इन सब के बारे में मालूम चलता तो मुझे पता था तुम यहाँ पर रुकती और ये जानने की कोशिश करती कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, और मैं यही नहीं चाहता था। मैं चाहता हूँ कि तुम रेडी हो जाओ, हमें ऑर्बिटर में वापस जाना है क्योंकि यहाँ पर करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और वैसे मैं नहीं चाहता हूँ कि जो हाल बाकी की क्रू मेंबर का हुआ वो हमारा भी हो। ब्रायन के कहने पर रिया जाकर के अपना सारा सामान पैक कर लेती है, यानी कि वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। रिया को शांत करने के लिए ब्रायन उसके गले में पैच तो लगा देता है, लेकिन अब वो पैच भी किसी काम का नहीं था। उसे अचानक से बेचैनी और घबराहट होने लगती है और वो अपने हाथों को रोक नहीं पाती। वो पैच को हटा देती है। वो जैसे ही पैच को हटाती है तभी उसे कुछ याद आने लगता है। उसे याद आ रहा था कि वो किस तरीके से अपने ही दोस्त से फाइट कर रही थी क्योंकि उसका दोस्त अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था, वो बेकाबू हो चुका था। उसे रोकने के लिए ही रिया ने उस पर कैंची से हमला कर दिया था। इसी के साथ उसे कुछ और भी दिखाई देता है, लेकिन अच्छे से उसे याद नहीं आता। लेकिन इन सबको याद करने के बाद उसे इतना तो मालूम चल गया था कि सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। ये बात ब्रायन को बताने के लिए जैसे ही वो बाहर जाती है तभी वो एक क्रू मेंबर को देखती है, जिसको देख करके वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जब वो थोड़ा सा और आगे जाती है तब वो ब्रायन की बॉडी को देखती है। उसकी बॉडी देखने के बाद रिया को मालूम चलता है कि ब्रायन तो मर चुका है, किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका सर फोड़ दिया था। रिया यहाँ से जैसे बाहर जाने की कोशिश करती है तो जो क्रू मेंबर अंदर आया था ना, वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो तो रिया की किस्मत अच्छी थी, पता नहीं कैसे, लेकिन सावर का जो पाइप होता है ना, वो उसके हाथों में आ जाता है। उस पाइप को वो क्रू मेंबर के हेलमेट में लगा देती है, जिसकी वजह से उसके हेलमेट में पानी भर जाता है और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रिया उसकी बॉडी को एमडीएस बोर्ड के सामने लिटा देती है, ये जानने के लिए कि कहीं उसके शरीर में कोई वायरस तो नहीं है। तो बाद में रिया को मालूम चलता है कि उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं है, मतलब कि वो बिल्कुल ठीक थी। अब जाकर के रिया को रियलाइज होता है कि उसने अपने एक क्रू मेंबर को जान से मार दिया, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक थी। दरअसल दोनों लोग कंफ्यूज थे। रिया सोच रही थी कि वो क्रू मेंबर इन्फेक्टेड है और वो क्रू मेंबर ये सोच रहा था कि रिया इन्फेक्टेड है। दोनों ही अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिया समय रहते उसे मार देती है। इसके बाद रिया उस क्रू मेंबर की बॉडी को ले जाकर के बाहर छोड़ देती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रिया ने जिस क्रू मेंबर को मारा वो बस एक क्रू मेंबर नहीं था, बल्कि रिया की काफी अच्छी दोस्त थी। इसके बाद रिया आगे बढ़ती है और उसे वो यान दिखाई देता है जिसकी मदद से ये लोग इस प्लेनेट पर आए थे। रिया उसे ठीक करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो ठीक नहीं होता, इसलिए वो वापस से अपने स्टेशन के अंदर आ जाती है। बैठे बैठे रिया को ब्रायन के बारे में याद आता है। वो सोचती है कि ब्रायन को बोट से ठीक किया जा सकता है, इसलिए वो ब्रायन को घसीटते हुए बोट के पास लेकर के आती है। लेकिन बाद में उसे मालूम चलता है कि उसका सर बहुत ही बुरी तरह से फट चुका है। यहाँ बोट ये क्लियर कर देता है कि उसकी मौत हो चुकी है, अब उसे बचाना नामुमकिन है। उसी वक्त रिया को सिस्टम में से एक आवाज सुनाई देती है। जब रिया गेट पर जाती है तब उसे एक परछाई दिखाई देती है, जो कि ब्रायन की परछाई थी। ब्रायन को देख करके रिया को भी हैरानी हो रही थी कि आखिर ये जिंदा कैसे है, ब्रायन तो मर चुका है। दरअसल दोस्तों ब्रायन उसके दिमाग का बस एक कीड़ा था। अब ब्रायन उसे सब कुछ याद दिलाता है कि इस प्लेनेट पर उसके दोस्तों के साथ आखिर हुआ क्या था। दरअसल दोस्तों रिसर्च के
के दौरान इस प्लेनेट पर इन्हें एक छोटा सा जीव यानी कि पैरासाइट मिला था। इस जीव को देखने के बाद रिया का यह कहना था कि अगर ये जीव इस प्लेनेट पर जिंदा है तो यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है, हमें कोशिश करना चाहिए। लेकिन इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई भी राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जीव क्या चीज है और वो इन्हें किस तरीके से चोट पहुंचा सकता है, इन्हें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन रिया का कहना था कि हमें रिस्क लेना चाहिए, हम इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं, हमारा ये मिशन है, हमें ये पूरा करना होगा। हम उस पर एक्सपेरिमेंट करके ये देखेंगे कि वो इस वातावरण में जिंदा रह सकता है या नहीं। इस पर कोई भी सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी रात के समय में रिया चुपके से अंदर जाती है और उस जीव को बाहर निकालती है। जब वो उस जीव के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो उसी वक्त यहाँ पर रिया का एक दोस्त एडी आ जाता है, जो कि रिया को पहले भी मना कर चुका था कि उस जीव के साथ खिलवाड़ मत करो। यहाँ पर अचानक से वो जीव काफी खतरनाक हो जाता है। वो कांच को तोड़ करके बाहर आता है और एडी पर हमला कर देता है। नाक के जरिए वो एडी के दिमाग के अंदर चला जाता है और उसके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेता है। उस पैरासाइट की वजह से एडी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो रिया पर हमला कर रहा था और इसीलिए रिया ने कैंची की मदद से उसे जान से मार दिया था। हालांकि रिया के दोस्त यहाँ पर आकर के उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। रिया का एक दोस्त डेविस जब एडी के पास बैठा हुआ था तो उसी वक्त एडी उसके ऊपर हमला कर देता है। जब वो डेविस को मार रहा था तो इस दौरान जो रिया थी वो एक चाकू लेकर के पीछे से आकर के एडी पर हमला कर देती है। एडी पर हमला करने के बाद एडी तो खत्म हो जाता है और फिर उसके शरीर से पैरासाइट निकल करके डेविस के अंदर चला जाता है। यानी कि अब जो डेविस था वो उस पैरासाइट के पूरी तरह से कंट्रोल में हो चुका था। वो रिया के ऊपर हमला कर देता है और अब वो रिया को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिया को मार पाता उससे पहले रिया की एक दोस्त जिसका नाम था कैथरीन, वो आकर के डेविस पर हमला कर देती है। अब इस बीच जब डेविस कैथरीन को मार रहा था तब यहाँ पर ब्रायन आता है और जब ब्रायन डेविस को देखता है कि वो काफी खतरनाक हो चुका है और बहुत ही बुरी तरह से कैथरीन को मार रहा है तो वो काफी डर जाता है। वो हेल्प करने की बजाय यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेविस ने उसे देख लिया था। वो एक बड़ा सा सामान ले करके ब्रायन का पीछा करता है और उसका सर फोड़ करके उसे जान से मार देता है। तो इस तरीके से ब्रायन की मौत हुई थी। उधर जब वो ब्रायन को मारने में बिजी था तो इधर जो रिया थी वो कैथरीन के हेलमेट को चेंज करके उसे बाहर भेज देती है। कैथरीन को बाहर भेजने के बाद वो स्टेशन के दरवाजे को बंद कर देती है। इसके बाद रिया एक चाकू ले करके डेविस के सामने चली जाती है। डेविस नॉर्मल बनने का दिखावा कर रहा था, लेकिन रिया को जैसे मौका मिलता है तो वो उस पर चाकू से हमला कर देती है। ठीक उसी वक्त डेविस के शरीर से वो पैरासाइट बाहर निकलता है और रिया के शरीर के अंदर चला जाता है। जिस जगह पर रिया के सर में चोट आई थी ना, उसी जगह से वो पैरासाइट उसके शरीर के अंदर गया था। तो अब जाकर के रिया को इस बात का एहसास होता है कि वो पैरासाइट किसी और क्रू मेंबर में नहीं बल्कि उसके ही शरीर के अंदर है। और शुरू से रिया जिस ब्रायन को देख रही थी ना, असल में वो ब्रायन नहीं था बल्कि वो पैरासाइट उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। मतलब कि शुरू से ही उस पैरासाइट ने रिया को वहम में डाल करके रखा था, क्योंकि वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। रिया फटाक से जा करके बोट के सामने लेट जाती है, क्योंकि अब वो अपने दिमाग के अंदर से उस पैरासाइट को बाहर निकालना चाहती थी। वो बोट उसके सर को स्कैन करता है और जब उस बोट को मालूम चलता है कि उसके दिमाग में एक पैरासाइट है, तब वो एक छोटा सा सर्जरी करता है और उस पैरासाइट को उसके दिमाग से बाहर निकाल देता है। वो पैरासाइट बाहर तो निकल जाता है, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि वो ब्रायन के शरीर के अंदर चला गया था। वैसे तो ब्रायन मर चुका था, लेकिन वो जो पैरासाइट था वो उसके शरीर का सहारा लेकर के फिर से जिंदा हो जाता है। वैसे इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक फाइट होती है, लेकिन मैं आपको ब्रायन का चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरह से फटा हुआ था। आपको मैं बस इतना बता सकता हूँ कि फाइट के दौरान रिया को जैसे ही मौका मिलता है तो वो ब्रायन के पूरी बॉडी को जला देती है। उसकी बॉडी को पूरी तरह से जलाने के बाद वो पूरे स्टेशन को भी जला देती है। इस तरीके से उस पैरासाइट का नामो निशान मिट जाता है। इसके बाद रिया दोबारा से उस यान के अंदर जाती है जिस यान के जरिए वो यहाँ पर आई थी। इस बार जब वो कोशिश करती है तो यान चालू हो जाता है और फिर उस यान को लेने के बाद वो ऑर्बिटर की तरफ चली जाती है। जब वो ऑर्बिटर की तरफ जा रही थी तो इस दौरान वो अपने दोस्तों को भी याद कर रही थी, जिन दोस्तों के साथ रिया ने इस प्लेनेट पर अच्छा वक्त गुजारा था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।